नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आज मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। ये मेरा YouTube के लिए पहला फेस कैम वीडियो है। पहली बार मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से रूबरू हो रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी शुरुआत अपनी ही पसंदीदा कहानियों में से एक से की जाए, जो कि है प्रेमचंद जी की सवा सेर गेहूँ। इन दिनों भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूँ की कटाई का मौसम चल रहा है और ये कहानी भी कहीं ना कहीं गेहूं से संबंधित है। प्रेमचंद जी ने लिखा है कि किस तरह से मात्र सवा सेर गेहूं के दाने के बदले में एक किसान का पूरा परिवार बंधुआ मजदूर बन जाता है, कैसे वो जीवन पर गुलामी करता है किंतु फिर भी सवा सेर गेहूं का उधार नहीं चुका पाता। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सवा सेर गेहूं। एक गांव में मंगल नाम का एक किसान रहता था। मैं आपको बता दूं कि प्रेमचंद जी की कहानी में मुख्य पात्र का नाम मंगल नहीं शंकर था, लेकिन क्योंकि ये मेरे दादाजी का नाम था और मैं इसे कहानी में बार बार नहीं दोहरा पाऊंगा, इसलिए मैंने इसे अपनी सुविधा के लिए बदलकर मंगल कर दिया है। तो मंगल एक गरीब किसान था, सीधा साधा था, ना किसी के लेने में था ना देने में, छल कपट जानता नहीं था, ठग विद्या उसे आती नहीं थी और जो मिलता था खा लेता था, नहीं मिलता था तो चबेने पर गुजार देता था और चबेना भी नहीं मिलता तो पानी पीकर सो जाता था। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति यही थी कि उस पर किसी का एक पैसे का कर्ज नहीं था। चैन की खाता था, लंबी तान कर सोता था। एक दिन शाम के वक्त उसके घर पे साधु महात्मा पधारे। वो खुद तो भूखा सो सकता था और साधु महात्मा को कैसे भूखा सुलाए। उसने भीतर जाकर स्त्री से कहा कि महात्मा के भोजन का प्रबंध करो, किंतु स्त्री ने बताया कि घर में सिर्फ जौ का आटा है। मंगल को लगता था कि जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य है। उसने सोचा कहीं से अगर गेहूं मिल जाते तो महात्मा जी को भोजन ठीक रूप से करा पाता। वो पूरे गांव में घूमा गेहूं की तलाश में, पर उसे कहीं गेहूं नहीं मिले। प्रेमचंद जी लिखते हैं कि पूरे गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता कोई था ही नहीं, तो देवताओं का भोजन भी कहाँ से मिलता। फिर मंगल को याद आया गांव में एक पंडित जी रहते हैं, पंडित जी के घर गेहूं जरूर मिल जाएगा। वो पंडित जी के घर गया, उसने उनसे कहा कि मेरे घर पे साधु महात्मा आए हैं, मुझे उन्हें भोजन कराना है, कृपया आप मुझे कुछ गेहूं उधार दे दीजिए। पंडित जी ने उसे सवा सेर गेहूं दे दिए और अपनी बही खाते में लिख लिया। मंगल अपने घर सवा सेर के गेहूं लाया, उसने अपनी पत्नी को दिए। उसकी पत्नी ने गेहूं पीसे महात्मा जी को भोजन कराया और महात्मा जी वहीं आंगन में सो गए। सुबह उठे, आशीर्वाद दिया और अपनी राह चले गए। अभी जो पंडित जी थे जिन्होंने सवा सेर गेहूं दिया था, ये साल में 2 बार मंगल से खलिहानी लिया करते थे। खलिहानी वो चीज़ है जो फसल की कटाई होती है तो किसान अपने पंडित, नाई, धोबी, सफाई करने वालों को उनके हक के रूप में अनाज का कुछ हिस्सा देते हैं अपनी खुशी से फसल की कटाई के बाद। उसे खलिहानी कहते हैं। तो पंडित जी वर्ष में 2 बार, जब जब मंगल की फसल की कटाई होती थी तो 2 बार खलिहानी लिया करते थे। मंगल ने सोचा सवा सेर गेहूं क्या ही लौटाऊं, जब पंडित जी इस बार खलिहानी लेने आएंगे तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा दे दूंगा, वो समझ जाएंगे। और फिर आया चैत का महीना, उसके गेहूं की कटाई हुई। पंडित जी हर वर्ष की तरह अपनी खलिहानी लेने पहुंचे। यूँ तो आमतौर पर मंगल उन्हें पंसेरी यानी 5 किलो गेहूं दिया करता था, किंतु इस बार उसने पंडित जी को 1.5 पंसेरी दिया, लगभग 7.5 किलो गेहूं। यह सोचकर कि 5 किलो इनकी खलिहानी है और अतिरिक्त 2.5 किलो गेहूं मैं उन्हें उस सवा सेर गेहूं के बदले दे रहा हूं। किंतु उसकी सबसे बड़ी भूल ये थी कि उसने इसकी कुछ लिखित नहीं कराई और ना ही इसका जिक्र पंडित जी से किया कि मैं आपको उस सवा सेर गेहूं के उधार के बदले ये दे रहा हूँ, आज से हमारा हिसाब चुकता हुआ। उसने मन में सोचा कि पंडित जी समझ जाएंगे, भले आदमी है। फिर पंडित जी ने भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। पंडित जी वो गेहूँ लेकर अपने घर चले गए और इस बात को लगभग 7 वर्ष हो गए। न पंडित जी ने कभी मांगा और न ही मंगल के मन में ये ख्याल आया, क्योंकि वो तो समझ रहा था उसने अपना कर्ज चुका दिया है। 7 वर्ष बीत गए। इन 7 वर्षों में जो पंडित जी थे अब महाजन बन चुके थे, ब्याज पे पैसे देने का काम करने लगे थे और हमारा मंगल बेचारा किसान से मजदूर बन गया था। कहानी में विस्तार से लिखा गया है कि कैसे वो अपने छोटे भाई से अलग हो जाता है, घर की स्थिति बुरी हो जाती है। जब दोनों भाई साथ में थे तो मिलकर किसानी किया करते थे, अलग होने के बाद दोनों मजदूरी करने लगे, घर का सारा
बोझ मजदूरी पर आ पड़ा था। परंतु फिर भी मंगल में गरिमा ये थी कि उस पर किसी का कर्ज नहीं था। एक दिन शाम को जब मंगल अपने घर लौट रहा था किसी के खेत में मजदूरी करके, तो पंडित जी ने उसे रोका, जो कि अब महाजन थे। पंडित जी ने उससे कहा, अरे मंगल, तुम्हारे हिसाब में मेरे 5.5 मन गेहूं आते हैं, आकर हिसाब कर लो। तुम तो देने का नाम ही नहीं लेते, क्या हजम करने का इरादा है? ये सुनकर मंगल चौंक गया। उसने कहा, महाराज, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरा किसी पर छटांग भर भी अनाज नहीं है और ना ही एक पैसा, तो 5.5 मन गेहूं कहाँ से आ सकता है? पंडित जी तिनक कर बोले कि तुम्हारी ऐसी नीयत है तभी तो ये भोग रहे हो कि आज दाने दाने को मोहताज हो, दूसरों के खेतों में गुलामी कर रहे हो। मंगल ने कहा, नहीं महाराज, आपको जरूर कोई वहम हुआ है। तो फिर पंडित जी ने उन्हें 7.5 वर्ष पूर्व जो 1.25 किलो गेहूं लिए थे उसकी याद दिलाई। अब ये सुनकर मंगल मन ही मन बड़ा पछताया। उसने सोचा कि मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी में से 1.25 गेहूँ अधिक दिया, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया था? और जब भी मेरे घर को शकुन साथ की बात करने आते तो मैं इन्हें दक्षिणा भी दिया ही करता था, और इन्होंने उस 1.25 गेहूँ को अंडे की तरह सेकर आज ये विशाल अजगर बना दिया जो मुझे निगल जाएगा। उसने कहा, पंडित जी महाराज, ये तो आपकी बहुत गलत बात है। आपने मात्र 1.25 गेहूँ को आज 5.5 मन बना दिया। मैं इतना कहाँ से लौटाऊंगा? मेरे घर में खुद के खाने पीने के बुरे दिन चल रहे हैं। पंडित महाराज बोले, देखो भाई, वो मैं कुछ नहीं जानता। तुमने अगर कोई दिया भी था तो उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तुमने जो दिया होगा वो दान स्वरूप दिया होगा, किंतु मेरी बही में तुम्हारे ऊपर 5.5 मन निकलते हैं और देना तो तुम्हें होगा। मैं छटांग भर भी ना छोड़ूंगा, और यदि यहाँ नहीं दोगे तो ऊपर वाले के घर में दोगे। आखिर ब्राह्मण का खा के कहाँ जाओगे? मंगल धार्मिक आदमी था। वो पाप पुण्य, पुनर्जन्म, ऐसी चीज़ों में गहरी आस्था रखता था। उसने सोचा कि बात तो सही है, अगर ब्राह्मण का कर्ज मेरे ऊपर रह गया तो सीधा नर्क में जाऊंगा। प्रेमचंद जी लिखते हैं कि अगर उस जगह कोई हम आप जैसा मनुष्य होता तो वह कहता है कि ठीक है, देख लेंगे, भगवान के घर दे देंगे, उनके घर की तौल तुमसे अधिक तो ना होगी। किंतु क्योंकि मंगल धार्मिक था, ऐसी चीज़ों पर विश्वास करता था और समाज का भी भय था, तो उसने पंडित जी महाराज से कहा कि ठीक है पंडित जी, आपका जो भी कर्ज है इसी जन्म दूंगा, वहाँ क्यों दूँ? इस जन्म में तो मैं वैसे ही भोग रहा हूँ, अगले जन्म के लिए क्यों काटे को? और ये कहकर उसने कहा, आपका जो भी कर्ज निकलता है मैं चुकता कर दूंगा। पंडित जी बोले, ठीक है, दस्तावेज करवा लो। फिर पंडित जी के अनुसार दस्तावेज ले लिखा गया और गेहूं की रकम निकली 60 रुपये। अब मंगल को 60 रुपये देने थे, किंतु उसके ऊपर भी 3 रुपये सैकड़े की ब्याज चल रही थी और 4 रुपये लिखाई के देने पड़े। ये सब मिलाकर लगभग पूरे जो हिसाब बना वो 75 रुपये का बना, और 1 वर्ष के भीतर मंगल को 75 रुपये देने थे, अन्यथा अगली वर्ष से और ब्याज लगने शुरू हो जाती। अब मंगल ने सोचा कि वो साल भर कड़ी मेहनत करेगा, एक एक पैसा जमा करेगा, एक एक पाई जोड़ेगा और ये 75 रुपये जमा करके पंडित जी को दे देगा और इस कर्ज से उऋण हो जाएगा। उसने साल भर सच में बहुत मेहनत की। उसने कोई तीज त्यौहार नहीं किया, कोई मेला नहीं गया, अपने घर में कोई नया कपड़ा नहीं लाया। दोनों पति पत्नी भूखे रहते थे, चबैने के दिन गुजारते थे। रोटी सिर्फ उनके बेटे के लिए बनती थी, घर में दूध नहीं आता था। उसने अपने परिवार को बहुत कष्ट दिया, खुद भी उसने बहुत कष्ट सहा। उसे तंबाकू का शौक था, किंतु उसने अपना जो हुक्का होता है वो तोड़ दिया, ये सोचकर कि अगर 1 रुपये तंबाकू का पैसा रोज बचेगा तो मेरा इस कर्ज से जल्दी ही उऋण हो पाऊंगा। और इस तरह कठिन तपस्या के बाद उसने 60 रुपये जमा कर लिए साल के अंत तक, और वो 60 रुपये ले जाकर उसने पंडित जी महाराज के चरणों में रख दिया और कहा, महाराज ये पैसे लीजिए और मुझे अपने कर्ज से उऋण कीजिए और वहीं से मेरा नाम काट दीजिए। पहले तो पंडित जी 60 रुपये देख के चौंके। उन्होंने कहा, कहीं से चुरा तो नहीं लाए? तो मंगल ने कहा, नहीं महाराज, बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके 1-1 रुपये जमा करके ये जोड़ा है, आप कृपया इसे लीजिए और मेरा नाम काट दीजिए। किंतु पंडित जी महाराज इतने जल्दी मानने वाले ना। उन्होंने कहा, देखो ये 60 रुपये तो पूरे नहीं है, 75 रुपये की बात हुई थी, तुम मात्र 60 रुपये लाए हो, तो ऐसे तो नहीं चलेगा, तुम पूरे 75 करके लाओ, वरना ये 60 रुपये भी अपने घर ले जाओ।
मंगल ने कहा महाराज जैसे 60 रुपये दे रहा हूँ वैसे ही कुछ समय में 15 भी लौटा दूंगा, अभी के लिए आप ये रख लीजिए। पंडित जी बोले ठीक है ये मैं रख लेता हूँ, किंतु बकाया 15 रुपये पे अब ब्याज चलेगी और वो तुम्हें देना पड़ेगा। अब मंगल ये सुन के मन ही मन टूट गया। उसने सोचा मैंने साल भर इतनी मेहनत की, इतनी तपस्या की, अपनी बीवी को इतना कष्ट दिया, घर में कोई उत्सव मेला नहीं किया, दूध नहीं आया और भी दुनिया भर के हमने कष्ट सहे इसीलिए कि कर्ज उतर जाता, किंतु फिर भी नहीं उतरा और इस भाव ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। अब वो इस विचार से मुक्त हो गया था कि अब उसे कर्ज लौटाना है। उसने ये ख्याल छोड़ ही दिया था क्योंकि वो समझ चुका था कि कहीं ना कहीं पंडित जी के इस कर्ज से वो जीवन भर मुक्त नहीं हो पाएगा। और फिर उसने काम पे ना जाने के बहाने खोजने लगे। उसने फिर से तम्बाकू पीना शुरू कर दिया था क्योंकि 1 साल की जो तपस्या थी अब उससे उसका इंसाफ मांग रही थी और वो उसे अपने अनुसार लौटा भी रहा था। अब पूरे गांव में पंडित जी की निंदा हुई, लोगों ने उनकी बुराई की, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उनके मुंह पे कह सकते। किसी आए दिन पंडित जी से काम सबका ही पटका रहता था, तो किसी ने खुलकर तो नहीं किया, परंतु गांव में पंडित जी के इस व्यवहार की निंदा हुई। अब पंडित जी ने इन 15 रुपये का जिक्र फिर से कभी नहीं किया और लगभग 3 वर्ष और बीत गए। अब ये 15 से बढ़कर 120 रुपये बन गए थे। पंडित जी बड़े खाक शिकारी थे, वो जानते थे कि अपने शिकार पर कब हमला बोलना चाहिए। फिर एक दिन जब मंगल कहीं से लौट रहा था तो उन्होंने मंगल से कहा कि मंगल तुम्हारे ऊपर मेरे 120 रुपये निकलते हैं, बताओ उन्हें किस तरह लौटाओगे। इस बार मंगल को थोड़ा कम आश्चर्य हुआ क्योंकि उसे पता था पंडित जी किसी दिन इसी तरह हमला करेंगे। उसने कहा महाराज देखिए मेरे पास अब लौटाने के तो कोई साधन नहीं है, हाँ मैं मजदूरी करके थोड़ा थोड़ा करके आपकी ब्याज लौटाता रहूँगा। पंडित जी बोले नहीं देखो मैं अब तुम्हें छोड़ नहीं सकता, 120 रुपये की रकम बहुत बड़ी होती है। अब तुम एक काम करो, तुम मेरे खेतों में आके मजदूरी करो, उस ब्याज के बदले तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, साल में एक कंबल दे दिया करूँगा और खाने को 2 रोटी मिल जाएंगी, कंबल मिल जाएगा और कभी कभी तुम्हें एक कपड़ा भी दे दिया करूँगा पहनने के लिए। मंगल बेचारा डर गया। उसने कहा महाराज ये अन्याय मत कीजिए, अगर मैं मात्र ब्याज के बदले आपके घर में आपके खेतों में अगर मजदूरी करूँगा तो मेरे पत्नी का मेरे बेटे का क्या होगा। पंडित जी बोले देखो वो सब मैं कुछ नहीं जानता, मैंने तुम पर बहुत रियायत कर दी, तुम देने का नाम ही नहीं लेते, अब चलो मेरे खेतों में मजदूरी करो, दूसरे के खेतों में भी तो तुम मजदूरी कर ही रहे हो। और इस तरीके से हमारे मंगल ने लगभग 20 वर्ष पंडित जी के यहाँ मात्र ब्याज के बदले में गुलामी की, बंधुआ मजदूर बनकर। और फिर एक दिन वो बूढ़ा हुआ, बीमार हुआ और उन्हीं की चौखट पर उसने अपने प्राण त्याग दिए, किंतु पंडित जी ने फिर भी उस पर दया नहीं दिखाई। उस पंडित जी ने उसके बाद उसके बेटे का गला पकड़ा और कहा चलो अब तुम हमारे खेतों में काम करो, तेरे बाप का मेरा तेरे बाप पर 120 रुपये का कर्ज है और उसे अब तू चुकता करो। और इस तरीके से प्रेमचंद जी लिखते हैं कि बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक मंगल के बेटे ने भी उनके खेतों में मजदूरी की, गुलामी की, वो भी बंधुआ मजदूर बनकर रहा और इस तरीके से उस सवा से गेहूं की भरपाई आज तक की जा रही है। अंत में प्रेमचंद जी लिखते हैं कि ये कोई कपूर कल्पना नहीं है, सत्य घटना पर आधारित है। और ये सुनकर, ये पढ़कर मन और भी भारी हो जाता है कि क्या सचमुच उस समय ऐसे सूदखोर, लालची, बेईमान महाजन थे जो सीधे साधे भोले भाले किसानों का इस तरह शोषण करते थे कि मात्र उनका ही नहीं किंतु उनकी परिवार को भी ये सहना पड़ता था। प्रेमचंद जी ने हमें 100 वर्ष पहले ही आगाह किया था कि हमारी अज्ञानता और हमारा अंधविश्वास ही हमारी गुलामी की पहली बेड़ी बनता है। तो ये था मेरा YouTube के लिए पहला फेस कैम वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। आपकी जो राय हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ये मेरा पहला प्रयास था। और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एहसास के साथ। पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। अलविदा।